छाया मंत्रिमंडल भारत में मैं स्वाति और मैं ज्योति। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े लोकेश कुमार जी, जिन्हें बुक बैंक वाले मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप पेशे से कंप्यूटर साइंस टीचर हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जी हाँ, जैसा कि स्वाति ने कहा कि पेशे से आप कंप्यूटर साइंस टीचर हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को भी बताएं। देखिए, बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस टीचर हूँ, जो मेरे आय का साधन है, जिससे मेरा परिवार चलता है। एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमारी 2 एक्टिविटी मेन हैं। एक है हमारा मिशन एजुकेशन और एक है मिशन क्लीन पॉलिटिक्स। मिशन एजुकेशन में हमारा ये मानना है कि हमारे जो बच्चे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो उन बच्चों को सही समय पे सही दिशा देने की। क्योंकि मैं आर.के.पुरम में मेरा वर्किंग एरिया ज़्यादा रहा है, वहाँ करीब 24 स्लम हैं। तो वहाँ इस चीज़ की, इस मिशन एजुकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट थी, वहाँ हमने इसको फ़ोकस किया और वहाँ काफ़ी काम किया है। दूसरा, उसी में हम मिशन एजुकेशन में एक काउंसलिंग सेशन और बुक बैंक दोनों चलता है। हमारे पास बुक बैंक है, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए हम पुरानी किताबें उपलब्ध कराते हैं और बच्चों को जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। एक पूरे साल के लिए किताबें दे देते हैं। वो उसके बाद वो किताबें वापस कर जाते हैं, अगले साल की फिर ले जाते हैं। दूसरा, मिशन क्लीन पॉलिटिक्स। मिशन क्लीन पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी सोशल एक्टिविस्ट कितना भी काम कर रहे हैं या जितने भी लोग देश सुधार का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीति का गिरता स्तर सबके लिए नुकसानदायक बना हुआ है। समाज को भी लगातार नुकसान पहुंचा रहा है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, गहराई से समझने की जरूरत है कि जैसे ही बच्चा 18 साल का हुआ, हम सबके हाथ में, हम थे या कोई भी थे, और हम सबके हाथ में एक 18 साल का होते ही वोटर आई कार्ड पकड़ा दिया जाता है। हमें अधिकार दे दिया जाता है, सरकार बनाने का में भागीदारी दे दी जाती है। लेकिन कहीं कोई ट्रेनिंग और टेस्टिंग सिस्टम नहीं है। एक मोटरसाइकिल चलाने के लिए भी आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके लिए टेस्ट देने पर मिलता है। लेकिन आपको सरकार बनाने का लाइसेंस के लिए कोई ट्रेनिंग या टेस्टिंग नहीं है। उसका बहुत बड़ा नुकसान हम लोग भुगत रहे हैं। जैसा कि आपने अभी कुछ अभियानों के बारे में बताया, उनमें से एक है मिशन क्लीन पॉलिटिक्स। इससे आप कैसे जुड़े? क्योंकि आप पेशे से एक कंप्यूटर साइंस टीचर हैं और मिशन क्लीन पॉलिटिक्स से जुड़ने का क्या कारण रहा? देखिए, 2 अभियान से हम जुड़े हैं। जैसे मैंने कहा, मिशन एजुकेशन में जब हम काम कर रहे थे तो हमें लगा यार, हम बहुत कुछ करते हैं। मिशन, हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं समाज का और देश का भला करने के लिए, लेकिन वो इतना सा भला करते हैं और हमारी जो राजनीति है उससे कई गुना खराब कर देती है। तो हमें लगा कि जब तक राजनीतिक में कुछ सुधार नहीं हो जा रहा है, बेसिक चीजें राजनीति से ही सब कुछ चल रही हैं, और वहां अगर ठीक नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभियान चलते रहे, लेकिन जितने भी राजनीतिक सुधार के अभियान अब चले हैं अभी तक, चाहे 76 का आंदोलन, चाहे 2011 का आंदोलन, उनका में कहीं ना कहीं उनसे सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ। तो उसका आकलन किया गया। तो अब हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, हम ऐसा कुछ करते हैं कि इन सभी पार्टियों में प्यूरिफिकेशन हो जाए। उसी को मिशन क्लीन पॉलिटिक्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि 18 साल के बच्चे को नहीं पता है बहुत सारी चीजें। अब जैसे उसी में मैं बात कहूं कि जो जो संविधान कहता है कि व्यक्ति को ही चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जो देश का नागरिक है और जिसका नाम वोटर लिस्ट में है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और लेकिन अब भारतीय व्यवस्था अगर देखें तो पार्टियों को हम चुनाव लड़ा रहे हैं, जबकि किसी पार्टी का नाम वोटर लिस्ट में तो नहीं है, फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ पार्टियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। ये व्यवस्था बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है। तो इसमें कुछ परसेंट लोग, मुश्किल से 5-10% लोग इस बात को समझ भी रहे हैं, तो लेकिन क्योंकि बाकी 90% नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो 5-10% के समझने का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा बात कि जो चुनाव चिन्ह है उसकी भूमिका और पार्टियों की भूमिका को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। चुनाव चिन्ह 1951 में करीब 85% जनता अनपढ़ थी, नाम नहीं पढ़ सकती थी। तो एक उपाय निकाला गया कि भाई वो उनके लिए एक आकृति लगा दी जाए तो उनको वोट देना सुविधाजनक हो जाएगा। वो बात, अब वो उन अनपढ़ जनता के लिए उस समय पे चुनाव चिन्ह लगाया गया। वो बात अलग है कि वो सुविधाजनक है, इसलिए आज हम पढ़े लिखे भी चुनाव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बट लगा किसके लिए था? उस व्यक्ति के लिए जिसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन कभी ये सोचा है हमने कि वो चुनाव चिन्ह जिसको चुनाव लड़ने का अधिकार था, जिस व्यक्ति के लिए लगाया गया था, उसको छोड़ करके वो पार्टियों के कब्जे में कैसे चला गया? ऐसे समझ लीजिए कि शर्ट मेरी है, लेकिन मैं पहनूं, मुझे पहनने के लिए किसी और से जाके परमिशन लेनी है, भाई मैं अपनी शर्ट पहनूं या ना पहनूं। तो व्यक्ति यानी मेरे लिए लगा हुआ चुनाव चिन्ह मुझे पार्टियों के अकाउंट से जाके भीख मांगनी पड़ती है या फिर चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, तब जाके मुझे वो चुनाव चिन्ह मिलता है। तो ये जो टिकट बिक्री का धंधा यहां से शुरू हुआ है, ये देश को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर रहा है। ये तो रहा चुनाव चिन्ह की भूमिका। अब आते पार्टियों की भूमिका। पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हम पार्टियों को बोला जाता है। उनका काम है, जैसे हम किसी स्कूल में या कॉलेज में या कोचिंग सेंटर में बच्चों को एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, तो हम बच्चों का एग्जाम के लिए सिर्फ तैयार करते हैं, उनका पास कराने का ठेका नहीं लेते हैं। सेम पार्टियों का काम होना चाहिए था अपने उम्मीदवार को अपनी विचारधारा के तहत तैयार कराने का।
लेकिन ये चुनाव चिन्ह उनके कब्जे में जाने से अब पार्टियां उनको उम्मीदवारों को जिताने का ठेका ले रही हैं, जिस पार्टी की लहर चल रही है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बन गई है। हम लोगों ने क्या, पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया, पार्टी के नाम पे लोगों को जिताना शुरू कर दिया। जब पार्टी के नाम पे लोगों को वोट देना और जिताना शुरू कर दिया तो अच्छे नेता बनने की जरूरत ही खत्म हो गई। अब तो जरूरत सिर्फ एक चीज की रह गई कि जिस पार्टी के नाम पे जीता जा सकता है, किसी भी तरह उस पार्टी का टिकट कैसे हासिल किया जाए। और जब ये बात रहती है तो उससे क्या है कि आज अच्छे नेताओं का अकाल है। जो जीत के भी आ रहे हैं उनको मैं बोलता हूं वो ज्यादातर जनसेवक नहीं है, वो ज्यादातर पार्टी के सेवक हैं, वो पार्टी के गुलाम हैं और पार्टी के नाम पे, पार्टी के चुनाव चिन्ह का मुखौटा ओढ़ करके जीते गए, इसलिए उनको चुनाव चिन्हों की नाजायज औलादे हम कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है ना जी। और उसका यही कारण है कि लगातार सब चीजें 3 शिकायतें, लगभग सभी को 3 शिकायतें रहती हैं कि जी जीता हुआ नेता शकल नहीं दिखाता, जीता हुआ नेता काम नहीं करता, जीता हुआ नेता लूट मचा रखी है जीते हुए नेता ने। लेकिन ये सोचा है कभी गहराई से ऐसा हो क्यों रहा है? सिर्फ शिकायतें करके रह जाते हैं। समझने की जरूरत है भाई, जिस नेता को जो नेता जीता है वो अपने चेहरे पे शक्ल नहीं पाया, अपनी शक्ल पे वोट नहीं पाया है, वो तो चुनाव चिन्ह पे या पार्टी के नाम पे वोट मिली है, तो आपको शक्ल क्यों दिखाए? वो पार्टी को जाके शक्ल दिखाता है। दूसरा कि अगर मान लो चुनाव चिन्ह के बजाय उसके चेहरे पे वोट पड़ने लगे, वही नेता 4 बार आके शक्ल दिखाएगा, देख लो जी मैं हूं, ध्यान से देख लीजिए। काम वो जनसेवा नहीं करता, क्योंकि जनसेवक नहीं है, पार्टी सेवक है। पार्टी उसको बोल देना रात को 1 बजे आपको पंजाब जाना है या गोवा जाना है चुनाव प्रचार करने, तो आधे कपड़ों में भाग लेगा। पार्टी की सेवा करता है वो। दूसरा लूट, भैया लूट तो देखो हम लोग ध्यान से नहीं देखते, नहीं तो हमें पहले ही पता होता है कि कौन सा लूटेगा, क्योंकि वोटिंग से पहले जो जितना चुनावी भ्रष्टाचार कर रहा है, यानी चुनावी खर्च कर रहा है। अब निगम पार्षद का आप ले लीजिए, निगम पार्षद में 7 लाख की लिमिट है और पार्टी के आदेश पे या अपनी मर्जी से जिस कैंडिडेट ने 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ खर्च किया है, तो जीतने की बात करेगा क्या? आप होते, मैं होता तो भी वही करेंगे अगर इस प्रक्रिया से जाएंगे। दूसरा, अगर वो 1 करोड़ खर्च करके चुनाव जीता है तो कम से कम 5 करोड़ का वो सपना लेकर के बैठा हुआ है। निगम पार्षद की 1 रुपए की सैलरी भी नहीं होती, तो जीतने के बाद वो 5 करोड़ कैसे हासिल करेगा? कोई जायज तरीका नहीं है, नाजायज काम सारे करेगा किसी भी तरीके से पैसा वसूलने के लिए। जी जी, जैसा कि सर आपने अभी बताया कि जनता चेहरा नहीं पार्टी चुनती है, तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी पे आपका क्या विचार है? नहीं, मैं पार्टी लेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टियों को हटाने की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है जी। और मैं आपको तिथियां गिनवा दूं। 1951 में चुनाव चिन्ह लगा व्यक्ति के लिए, जिसको चुनाव लड़ने का अधिकार था उसके लिए। वो चुनाव चिन्ह 1968 में इन पार्टियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। ठीक है जी। वो पार्टियां जो संगठन है, संगठन हमेशा अच्छा माना जाता है। वो संगठन ग्रोह कब कहलाता है? जब उसमें दोष आ जाते हैं। इन पार्टियों में 2 दोष आए। एक, इनके लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित हो गया, इनके कब्जे में आ गया, मालिक बन गए, आका बन गए। दूसरा दोष 1986 में दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ इनको दे दिया गया, तो उससे पार्टियां इतनी ताकतवर बन गई कि जिस विधायकी सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी से खत्म नहीं कर सकता, कत्ल करने पर भी ये पार्टी के खिलाफ वो विधायक बोल जाए तो 24 घंटे में उसकी विधायकी खत्म की जा सकती है। तो ये दो बहुत बड़े दोष पार्टियों में आ गए हैं, जिसकी वजह से ये संगठन के बजाय ग्रोह की भूमिका में नजर आते हैं। ये दोनों दोष इनसे खत्म कर दीजिए, ये ग्रोह जो है अगेन संगठन के रूप में अच्छे से नजर आएंगे। और आगे बताता चलूं आप लोगों को, जिन पार्टियों के लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित किया गया, जिन पार्टियों को दल बदल कानून की ताकत दी गई, उन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन 1989 में हुआ है। वो भी संविधान में चेंजेस करने के बाद, उससे पहले कोई प्रावधान ही नहीं था पार्टियों के रजिस्ट्रेशन का। तो ये पार्टियां ग्रो बनने का एक कारण है। जब ये कारण खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये पार्टियां सुधार की तरफ आएंगी। तो मेरा संगठन को खत्म करने का, पार्टियों को खत्म करने का बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं हमारी सारी मांग है कि आप ईवीएम से सिर्फ चुनाव चिन्ह को या तो हटा दीजिए या चुनाव चिन्ह से उसका आरक्षण खत्म कर दीजिए। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का लगा हुआ, आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम से चुनाव चिन्ह हटाने पर फैसला ले आयोग, या हाईकोर्ट ने कहा हुआ है, सॉरी हाईकोर्ट। और ये मेरे पीछे लगी हुई है, चुनाव में चुनाव चिन्ह पर पाबंदी की मांग को लेकर दाखिल हुई याचिका, ये याचिका ली गई है, एक्सेप्टेड है। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि या तो चुनाव चिन्ह से ईवीएम हट जाए, ईवीएम से चुनाव चिन्ह हट जाए, क्योंकि फोटो लग चुकी है ईवीएम पर। अनपढ़ व्यक्ति फोटो देखकर पहचान सकता है, और पढ़ा लिखा जो है वो पहले से नाम लिखा हुआ है, नाम पढ़ सकता है, और बटन नंबर दोनों के लिए। तो चुनाव चिन्ह की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव चिन्ह पार्टियों की पहचान नहीं है, पार्टियों की का लोगो नहीं है, पार्टियों के विचारधारा से उसका कोई। चुनाव चिन्ह सिर्फ आरक्षित है पार्टियों के लिए उन 15 दिन के लिए जब चुनाव प्रक्रिया होती है। अदरवाइज ये चुनाव इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी है। हमें मिसगाइड किया गया है, लोग सही डेफिनेशन बताने को तैयार नहीं है। लोग
ठीक है। और आरक्षित का मतलब ऐसा होता है जैसे किसी महिला के लिए बस में सीट आरक्षित होती है सिर्फ उतने टाइम के लिए जितने टाइम वो महिला ट्रेवल करती है, बाकी समय के लिए नहीं होती है जी। ठीक है लोकेश जी। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज जिन उम्मीदवारों को जनता चुनती है वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होकर पार्टियों के प्रति जवाबदेह होते हैं, तो इसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के तहत आए और वो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, आरटीआई के तहत आने का सवाल आपका ठीक है, आना चाहिए, लेकिन जिसका जो आधार आपने बताया वो उससे कोई लेना देना नहीं है इस बात का। जनता के प्रति जवाबदेह इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो पार्टी के नाम पर जीते होते हैं। एक विधायक अभी पीछे हमसे कह रहा था, बात हो रही थी, उसने कहा भाई मैं देखो मुझे तो लोगों ने वोट पार्टी को दिया है और मैं पार्टी से टिकट कीमत दे करके लाया हूं, तो मैं क्यों अपनी धूप में अपने ऐसी की तैसी कराऊं। ये विधायक का कहना है, ठीक है, ही इज करेक्ट, क्योंकि वो पार्टी से जीता है इसलिए जवाबदेही उसकी पार्टी को है। पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जीता है, लोगों ने वोट चुनाव चिन्ह को वोट दिया था, उसको कोई जानता है इतना ज्यादा नहीं था, उसको जान लेते तो वोट ही नहीं देते लोग, राइट। दूसरा, जीतने के बाद भी उसकी लगाम पार्टी के हाथ में है, क्योंकि पार्टी जब चाहे उसकी विधायकी खत्म करा सकती है एंटी डिफेक्शन लॉ में, तो इसलिए वो पार्टी के प्रति जवाबदेह होता है। आरटीआई से कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएंगे लेकिन जवाबदेही उसकी स्टिल पार्टी के रहेगी, जब तक वो पार्टी के नाम पर वो चुनाव चिन्ह उसका पार्टी के कब्जे में रहेगा, जब तक व्हिप जारी करने का उस पर दल बदल कानून पार्टी के कब्जे में रहेगा, तब तक विधायक पूरी तरह उसका गुलाम है, ठीक है ना जी। तो वो आरटीआई से हटने वाला नहीं है। आरटीआई अच्छा बेनिफिट कर सकता है लेकिन वो उससे सीधा सीधा फर्क नहीं करेगा। हाँ, और बहुत सारी जो कारगुजारियां करते हैं वो आरटीआई से पता चल जाएंगी। तो मतलब आप जो कह रहे हैं आरटीआई में आना चाहिए, मतलब आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, मैं सहमत हूं, आरटीआई में आना चाहिए जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अगर समाज में राजनीतिक सुधार चाहिए तो आपके अनुसार इसके मुख्य बिंदु क्या होंगे? समाज में अगर राजनीतिक सुधार चाहिए तो पहले तो हमें देखना चाहिए कि संविधान के तहत लोकतंत्र क्या कहता है। लोगों को चुनिए, और हम चुन रहे हैं किसको? पार्टियों को। मैक्सिमम लोग पार्टी को चुन रहे हैं। उसका उदाहरण है 2015 में कांग्रेस, यहां दिल्ली में बात करूं, 2015 में कांग्रेस 70 की 70 सीट हार जाती है, भाजपा 67 सीटें हार जाती है और आम आदमी पार्टी 67 सीटें जीत जाती है। तो इसका क्या मतलब है? क्या कांग्रेस के सारे लोग खराब थे? क्या भाजपा के भी सारे लोग खराब थे? क्या आम आदमी पार्टी के पूरे 67 लोग अच्छे थे? नहीं, हमने लोगों को तो देखा ही नहीं। लोकतंत्र कहता है लोगों को चुनिए, हमने लोगों को नहीं चुना, हमने खाली पार्टियों के बीच में चुनाव कर लिया, एक पार्टी को चुन लिया, बाकी को ना काट दिया। तो सीधा सीधा पार्टी तंत्र है। इसकी वजह से ही समस्या है, चाहे ए पार्टी हो, चाहे बी पार्टी हो, चाहे सी पार्टी हो। अगर इस पार्टी तंत्र के तहत जाते रहेंगे तो यही हमें मिलने वाला है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग, और दूसरा पार्टी तंत्र के तहत तो हम कहते हैं कि ये गलती कर कौन रहा है? जनता। भुगत कौन रहा है? जनता। और सुधार की जरूरत किसको है? जनता को। और हम उम्मीद करते हैं कि नेताजी आकर, ये लोग पार्टियों वाले नेताजी सब सुधार लें, बिल्कुल नहीं सुधारेंगे। तो हमें यही समझना होगा कि हमें व्यक्ति को, लोकतंत्र के तहत व्यक्ति को चुनने की जरूरत है, पार्टियों को नहीं। किसी भी पार्टी का अच्छा व्यक्ति हो उसको चुनिए हम, क्योंकि हम पार्टियों को खत्म करने की बात बिल्कुल नहीं कह रहे जी। अब बहुत कुछ लोगों को समझ में आने लगा है, खास करके सोशल मीडिया ने और कोरोना काल ने बहुत कुछ लोगों को समझा दिया है। कोरोना काल ने बहुत अकल दे दी है लोगों को, सबका चरित्र दिखा दिया लोगों को, खास करके पार्टियों का चरित्र अच्छे से दिखा दिया है। अब लोगों को इवन पूछने लगे हैं, जैसे कोई कैंडिडेट बीच में जाता है तो उसको किसी ने पूछा, सीधा सीधे पूछ लिया, अच्छा प्रभु सर पे एक चीज बता दीजिए कि आपको टिकट किस आधार पे मिला है? तो उस कैंडिडेट के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो इससे समझ में आ गया किसका आधार कार्ड। ऐसे ही जब लोग वोटिंग के लिए जा रहे हैं तो लोगों को पूछ रहे हैं, किसी ने कहा जी केजरीवाल ने ये किया, भाई केजरीवाल का तो ठीक है यार, निगम पार्षद का वो है चुनाव, आप केजरीवाल के नाम पे आ रहे हो, अपना बताओ। ऐसी कोई मोदी के नाम पे जा रहा है तो लोग पूछ रहे हैं उससे, अरे मोदी जी तो ठीक है यार, आपके भी पीएम है, हमारे भी पीएम है, केजरीवाल भी ठीक है, आपका सीएम है, हमारा सीएम है, आप वो थोड़ी निगम पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरे भाई निगम का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, आप हमारे से वोट मांगने आ रहे हैं, आप अपना बताइए 10 साल का, कि आप 10 साल से आपका आय का साधन क्या है, और 10 साल से आपका सामाजिक योगदान या आपकी सामाजिक कमाई क्या है, ये लोग सीधा पूछने लगे। और आप ये तीसरा ये बता दीजिए कि आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। तो अच्छों की बोलती बंद हो जा रही है। अब जो इस तरह के लोग हैं ना, जो केजरीवाल के नाम पे या मोदी के नाम पे जो मौका परस्त चाहते हैं कि हमारी भी दाल गल जाएगी और हम लोग भी कुछ लूट का हिस्सा बन जाएंगे, तो उनके लिए तो ये बहुत लोग तैयार बैठे हैं उनको जवाब देने के लिए। बहुत लोग समझ गए। अब कोरोना ने बहुत कुछ समझाया लोगों को। धन्यवाद लोकेश जी, आपने आज चुनावी सुधार से जुड़े कई जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। तो आपके अनुसार चिन्ह नहीं चेहरा चुने, पार्टी नहीं व्यक्ति चुने, पार्टी तंत्र नहीं लोकतंत्र चुने। धन्यवाद।